का टॉपिक है वायु दाब एवं पवन संचार, एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग का है। इसमें हम लोग देखेंगे आज वायु दाब होता क्या है, वायु दाब में डिफरेंसेस क्यों आते हैं और इसकी पवन संचार में यानी हवाओं के चलने में इसकी क्या भूमिका है। इसके बाद के सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे तो पूर्वा हवा, पछुआ हवा, ध्रुवीय हवा के बारे में हम लोग देखेंगे। हवाओं का पूरा टॉपिक वायु दाब से ही रिलेटेड है, तो पहले हम लोग वायु दाब के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग पवन के संचार के बारे में देखेंगे। पवन कितनी तरह की होती हैं, कहाँ किसका क्या रोल है, वायु दाब पेटियों के संदर्भ में आप देखेंगे। आप तो पहले वायु दाब देखते हैं। चलिए, वायु दाब क्या होता है। वायु दाब जैसे नाम से ही इसके स्पष्ट है, वायु और उसका दाब, यही वायु और उसका जो दाब है यही वायु दाब है। यानी कि जो हवा है ना, हमारा वायुमंडल जो है ये ग्रेविटी के कारण से सभी चीजें क्या है धरातल पे चिपकी हुई है। उसी तरह से जैसे इंसान या संपूर्ण वस्तुएं ग्रेविटी के कारण से धरातल से लगी हुई हैं, सटी हुई हैं, चिपकी हुई हैं उससे, उसी तरह से हमारा वायुमंडल भी ग्रेविटी के कारण से ही क्या है वो लगा हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ। हर तरफ से पृथ्वी गोलाकार में है ना, जियोइड संरचना है पृथ्वी की, इसके चारों तरफ है ना वो क्या है वायुमंडल हमारा लगा हुआ है। तो जो वायुमंडल है ये आपने इसके बारे में पढ़ा है, गैसों का मिश्रण है ना। तो जो भारी गैसें होती हैं वो वायुमंडल के निचले हिस्से में होती हैं और जो हल्की गैसें होती हैं वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में होती हैं। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं इनका जो वजन है, इनका जो भार है, इनका जो वेट है, यही क्या है वायु दाब। और ये समान रूप से हमारे हर तरफ से, जैसे हम खड़े हैं उस हमारे पूरी बॉडी पे वायु का एक दबाव बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है। यह कब रियलाइज आपको होता है, जब आप काफी थकान की स्थिति में होते हैं, तब आपको लगता है कि हमारी शरीर काफी भारी सा महसूस होता है। आप खड़े होने में भी अक्षम की स्थिति में आ जाते हैं और लगता है कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे, अभी गिर जाएंगे। जब आप थोड़े से बीमार होते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपकी शरीर काफी वेटेड है। लेकिन ये शरीर वेटेड क्यों पता चलती है, वायु भार के कारण से ही, वायु का जो प्रेशर हमारे शरीर पे जो दबाव पड़ता है इससे ही हमको एहसास हो पाता है कि हम पे कोई दबाव होती है। जो दबाव पड़ता है ये वायुमंडलीय दबाव, जो प्रेशर होता है ये वायु दाब ही है। ठीक है, तो वायु दाब के कारण जो आप देखते हैं हमारा जो ग्लोब है, ये ग्लोब पूरा ग्लोब जो हमारा है हमारी पृथ्वी पे, अब इसमें क्या सभी जगह पे समान वायु दाब है। और वायु दाब अगर समान है या नहीं है, वैसे सब वायु दाब समान नहीं है, तो वायु दाब समान नहीं है तो क्यों नहीं समान है, किन क्षेत्रों में वायु दाब समान मिलते हैं और वायु दाब के समान होने न होने से क्या फर्क पड़ता है ना। तो वायु दाब के समान न होने से और समान होने से स्थिति क्या बनती है। तो जैसे आपने देखा कि निम्न वायु दाब के क्षेत्र के बारे में आप जानते होंगे, अभी हम लोग सब विषयों पे चर्चा करेंगे, पहले मैं आपके पूर्व ज्ञान पे थोड़ा सी बात कर रहा हूँ। तो निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब के बारे में आपने सुना होगा, एक चक्रवात की स्थिति सुनी होगी, प्रतिचक्रवात आपने पहले से सुन रखा होगा। तो जब प्रतिचक्रवात की स्थिति होती है तो कहां पर होगी, जहां पर उच्च वायु दाब होगा। जहां चक्रवात की स्थिति आप देखेंगे वहां पर निम्न वायु दाब होगा। तो आप ये वायु दाब से ही आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात की स्थिति आपकी बनती है। और ये वायु दाब उच्च और निम्न होते क्यों हैं, क्योंकि हमारे ग्लोब पर जो हमारी ग्लोब है इसका आप जानते हैं 2/3 हिस्सा जलीय क्षेत्र से है और बाकी से इस हिस्से हमारे 1/3 हिस्से लगभग करीब में वो स्थल से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज है कि सूर्य गतिशील स्थिति में रहता है वर्ष भर, उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, उत्तरी गोलार्ध में हो जाता रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में जाता रहता है। तो इससे भी वायु दाब में भी कुछ अंतर आता रहता है। ये तमाम सारे बिंदु मिल करके पवनों के संचार में भूमिका अदा करते हैं, पवनें से चलती हैं। इसी के आधार पर ही वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। वायु दाब उच्च होना या निम्न होना एक तो पृथ्वी की संरचना पे बेस्ड करता है, यानी कि स्थल भाग है और स्थलीय भाग है। तो किस तरह का स्थलीय भाग है, क्या वो पथरीला है, पठारी है, मैदानी भाग है,
इस पर भी वायुदाब का आपका असर पड़ेगा, यानी कि एक तरह से कहिए कि स्थलीय भाग और अगर जलीय भाग है तो उसमें दोनों में डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। ये वायुदाब आपको सूर्य जब आपका एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में जाएगा तो वायुदाब पेटियां खिसकती हुई आपको मिलेंगी। ये सारी चीजें इन दो बिंदुओं पर ही निर्भर करती है, एक तो सूर्य की स्थिति के कारण से होता है, दूसरा स्थल और जल की अधिकता के कारण से होता है। तो ये वायुदाब ही है, कहीं पर वायुदाब अगर यानी वायुदाब उच्च होना यानी कि हाई प्रेशर एचपी इसे कहेंगे, और कहीं पे अगर प्रेशर कम है तो लो प्रेशर कहेंगे, एलपी कहेंगे उसको। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती रहती है, ठीक है। और ये वायुदाब का जो डिफरेंसेस है ये हवाओं के चलने में गतिशील है। तो इसके बारे में इतनी बातें आप लोगों ने जानी। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा तथ्यात्मक चीज़ों के बारे में आते हैं जो एग्जाम में आपको पूछता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था कि वायुदाब है क्या, है ना। तो वायुदाब देखिए, यही जो वायु का जो दबाव है, जो प्रेशर है धरातल पर, यही क्या है, वायुदाब है। और ये चूंकि समान है नहीं, मैंने अभी बताया कारण इसके, तो समान है नहीं, और समान न होने की स्थिति में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। और ये हवाएं चलती हैं तो आप आज ही आप देखेंगे, अभी आप लोग बताएंगे, हम हेडली सेल वगैरह के बारे में आप लोगों के बारे में बात करेंगे, फेरल के बारे में बात करेंगे, फेरल के नियम के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे ध्रुवीय सेल के बारे में बात करेंगे। 3 तरह के सेल हैं। तो कुछ हवाएं होती हैं जो क्षैतिज चलती हैं, कुछ हवाएं होती हैं ऊर्ध्वाधर जा करके फिर कैसे चलती हैं और कहाँ कैसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं आती हैं। मतलब जो वायुदाब की पेटियां हैं, वायुदाब की पेटियां हैं, निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी, इनका निर्धारण कैसे किया जाता है सब हम लोग जानेंगे, लेकिन वायुदाब को पहले देखते हैं। तो हवाओं का जो दाब है वो वायुदाब है। कुछ तथ्यात्मक चीजों के बारे में देखते हैं। वायुदाब जो हमारा है बच्चों, ये क्या करता है, इसको जो नापने की इकाई जो होती है वो हमारी क्या होती है, मिलीबार या पास्कल। और मूल रूप से आधुनिक तौर पर इसका जो पैमाना नापा जाता है वो किलो पास्कल के रूप में देखा जाता है, ठीक है, मिलीबार या किलो पास्कल के रूप में। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है वायुदाब नापने की जो इकाई है वो मिलीबार या पास्कल है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस आपको छोटी कॉम्पिटिशन्स में आपको पूछ लेता है। और जैसे किसी भी तरह का मतलब वायुदाब अगर आपको देखना है कि वायुदाब कहाँ पर कैसा है, तो सबसे पहली चीज तो देखिए वायुदाब का जो बेस नापा जाता है, चेक किया जाता है, वो समुद्र पर सी लेवल से। किसी भी चीज की हाइट हो या वायुदाब हो या जो भी चीजें हों वो हमेशा सी लेवल से ही ली जाती हैं। तो सी लेवल पे वायुदाब की स्थिति क्या बनती है, कितना वायुदाब सी लेवल पे होता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको देखनी है यहाँ पे। तो वायुदाब देखेंगे, समुद्र पर औसतन वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1013.25 MB या किलो पास्कल के रूप में इसको जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चाहे MB कहें या किलो पास्कल करें बात एक ही है, ठीक है, या पास्कल कहें तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो ये बिंदु आप ध्यान रखिएगा कि वायुदाब सी लेवल पर कितना होता है, वो होता है 1013। और अगर पॉइंट में भी याद कर पाए तो और अच्छा है, 0.25 आप इसको करेंगे MB में होता है। लेकिन जैसे जैसे बेटा, जैसे हम लोगों ने समान तापमान पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, धरातल से या सी लेवल से ऊपर उठते हैं, क्षोभ मंडल के वाले हिस्से में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा घटता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे धरातल से हम उठते जाएंगे, यानी 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, अगर हम धरातल से 10 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब में 1 MB की कमी आ जाती है, या 1 पास्कल या 1 किलो पास्कल की कमी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे समान तापमान दर थी, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता था, उसी तरह से 10 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 MB टेम्परेचर, 1 MB जो है दबाव उसका वायु का वो घट जाएगा, ठीक है। इस रेशियो के साथ में आप लोग देखेंगे इसमें चलेगा। तो ये तो हो गया आपका मतलब यानी कि ऊंचाई से जाने पर वायुदाब कम हो जाए, यानी कि कोई अगर हवा जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि तापीय प्रतिलोमता या तापीय व्युत्क्रमण हम लोगों ने देखा था, या एडियाबेटिक आप लोगों ने देखा था। एडियाबेटिक इफेक्ट में हमने बताया था लास्ट वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप पुराने वीडियोस देख लीजिए। उसमें बताया गया था कि हवा जब ऊपर उठती है तो क्या होती है, कोल्ड होती है, ठंडी होती है, तो उसका क्या होता है, आयतन विस्तार हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है उसका। और जब कोई हवा बैठती है नीचे की तरफ, धरातल की तरफ आती है, तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, सॉरी आयतन घट जाता है। ऊपर जाने पर हल्की होने पर आयतन बढ़ेगा और ठंडी होने पर आयतन उसका घटेगा, ठीक है।
तो ये चीज हम लोगों ने देखी। तो हम लोगों को ये आगे के बिंदु पे देखेंगे सागर तल पे क्या होता है। हाँ, सारी चीजें बताई हमने कि आपको सागर तल पे आपका वहीं से ही बेस नापा जाता है कि कितना आपका वायुदाब है, ठीक है। और वायुदाब को जैसे जो समुद्र तल से समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा जो होती है, जैसे धरातल पर आप देख रहे हैं, या जो उसके समान वायुदाब के क्षेत्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं समदाब रेखा, ठीक है। या इंग्लिश में इसको आइसोबार कहते हैं, समदाब रेखा या आइसोबार। क्या होता है ये समान वायुदाब को, यानी कि धरातल के ग्लोब पर समान वायुदाब को प्रदर्शित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में इसको आइसोबार कहते हैं, ठीक। ओके, वायुदाब के मापा किससे जाता है, तो वायुदाब को मापने के लिए जिस वायुदाब मापी का प्रयोग किया जाता है वो मरकरी बैरोमीटर होता है। हिंदी में इसको कहते हैं पारद वायुदाब मापी कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे निद्रव्य बैरोमीटर कहा जाता है या एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कि किसके लिए किया जाता है, वायुदाब को क्या करने के लिए, मापने के लिए, ठीक है। वायुदाब को मापने के लिए किस प्रकार के मतलब वायुदाब मापी का प्रयोग किया जाता है, तो मरकरी या पारद वायुदाब मापी का प्रयोग किया जाता है। इसी को निद्रव्य बैरोमीटर या एंड्रॉयड बैरोमीटर का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब बैरोमीटर जो होता है, ठीक है, वायुदाब मापने का एक तरह से ये एक यंत्र है। तो इसमें क्या होता है, कुछ इसमें इंडिकेशन दिए होते हैं। इसमें क्या होता है कि पारा ऊपर जाएगा, या तो पारा तेजी से नीचे गिरेगा, या तो नीचे गिर करके फिर ऊपर उठेगा। इससे कुछ चीजों का इंडिकेशन होता है, पता चलता है। अगर पारद वायुदाब मापी पे या कहीं मरकरी बैरोमीटर पर अगर पारा तेजी से गिर रहा है, मतलब उस पर जो आपका वायुदाब मापी है उसमें अगर दिख रहा है तेजी से गिरावट आ रही है, यानी पारे में तेजी से गिरावट आ रही है, तो इसका मतलब है मौसम कैसा होगा, तूफानी मौसम का इंडिकेशन होगा। क्या होगा, मौसम तूफानी होगा। और अगर पहले जो बैरोमीटर में जो पारा है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे गिरने के बाद में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है फिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो ये क्या होगा, वर्षा की स्थिति का द्योतक होगा। यानी कि ये पता चलेगा कि मौसम में इस समय वर्षा होने की संभावना है, ठीक है। और अगर लगातार पारा ऊपर ही चढ़ता चला जा रहा है, लगातार मरकरी ऊपर ही चढ़ती चली जा रही है, तो इसका मतलब है प्रतिचक्रवात यानी साफ मौसम का द्योतक होगा। तो तीन चीजें इससे पता चलती हैं। अगर पारा तेजी से गिर रहा है तो तूफानी मौसम का परिचय देगा ये, और अगर पहले का पारा गिरता है फिर धीरे धीरे उठता है तो वर्षा के मौसम का परिचय देगा, यानी वर्षा होने की संभावना है। और अगर लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि साफ मौसम होगा, और साफ मौसम हमेशा प्रतिचक्रवात स्थिति में ही होता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि क्षोभमंडल की ऊंचाई के साथ साथ ही क्या होता है, 10 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 MB की जो है क्या होता है, वायुदाब में कमी आने लगती है। यानी कि ये बात है कि ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब घट रहा है, ठीक है। और यही जो वायुदाब कम है, इससे वायुदाब में भिन्नता, मतलब जो वायुदाब में भिन्नता है, कमी है, इसी के कारण से ही वायु में गति उत्पन्न होती है। वायु में गतिशीलता होती नहीं। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर वायुदाब समान होता बेटा, तो क्या होता है कि कोई हवा चलती ही नहीं, बिल्कुल स्थिर बना रहता। या हवाएं चलती उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब की तरफ चलती, तो वो उसके लिए क्या होता है कि ध्रुवीय क्षेत्र से लेकर के ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की तरफ हवाएं चलती है ना, अगर ऐसा कुछ होता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या है, वायुदाब में भिन्नता ही जो है क्या है, वायु की गति के कारण, गति का मूल कारण है, ठीक है। पौने मैंने ये बताया कि वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, आपको पता ही है। वायुदाब एवं तापमान में विपरीत संबंध होता है। ये भी चीजें मान लीजिए कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विपरीत संबंध होता है। यानी कि अगर कहीं का बेटा वायुदाब उच्च है, वायुदाब अगर उच्च है कहीं का, ठीक है, तो इसका मतलब है, देखिए चीजें जानिए, वायुदाब और तापमान में डिफरेंसेस है। अगर तापमान कहीं का उच्च है तो वायुदाब निम्न होगा, तापमान यदि उच्च है तो वायुदाब निम्न होगा। और सेम ही आगे की कंडीशन में होगा कि अगर वायुदाब उच्च है तो तापमान निम्न होगा। ये स्थिति हमेशा चलती है। यहाँ पर ये बताया गया है वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। तापमान के अधिक होने पर वायुदाब कम होता है, तापमान यदि अधिक है तो
तो वायुदाब कम होगा, तापमान अगर कम है तो वायुदाब अधिक होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये विपरीत रिलेशनशिप होता है तापमान और वायुदाब में। तापमान उच्च हुआ, वायुदाब निम्न होगा, तापमान अगर निम्न है तो वायुदाब उच्च होगा। ये चीजें बिल्कुल इस पर डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर, ठीक है। और वायु की जो क्षैतिज गति होती है, गति का कारण क्या है? वायु प्रवणता। प्रवणता मतलब क्या होता है? वायु में प्रवणता का मीन्स ये है बेटा कि वायु जो हमारी है वो हमेशा जहां पर निम्न वायुदाब बनेगा, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बनेगी। प्रवणता मीन्स ये है कि दो प्लेसों के मध्य का जो वायुदाब में डिफरेंसेस है, जितना अधिक डिफरेंसेस होगा उतने तेज हवा से गति चलेगी, मतलब हवा उतनी तेज गति से ही चलेगी। और अगर ताप प्रवणता समान है तो हवा बहुत स्लो गति से चलेगी या लगभग नहीं के बराबर चलेगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखी है। वायुदाब की क्षैतिज गति का जो कारण है वो उसमें आपका मतलब समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच की जो वायु में परिवर्तन की दर है। यहाँ पे सेंस इसका यही है कि जैसे ही आप मतलब मैंने बताया कि दोनों की प्रवणता, यानी कि मान लो दो प्लेस हैं, है ना, और दोनों प्लेसों की संरचना में डिफरेंसेस है ना, तो यानी कि कोई स्थलीय क्षेत्र है और जलीय क्षेत्र है। मान लो ऐसे ही कि आप एक सागरीय क्षेत्र है, एक स्थलीय क्षेत्र है, तो दोनों में ताप प्रवणता में डिफरेंसेस होगा। स्थल का जो ताप प्रवणता होगी वो हीट पाएगा, वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और समुद्र देर में गर्म होगा, तो दोनों में ताप प्रवणता होगी। तो समुद्री समीर और आप स्थलीय समीर आगे चल करके हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें से, तो वो डिफरेंसेस आपको मिलेगा चलेगी, ठीक है। तो इससे दो चीजें पता चलती है हम लोगों की कि पृथ्वी पर स्थल एवं जल की असमान जो वितरण हमारा है, ये मोस्टली देखिए हवाएं चलने के पीछे का वायुदाब के डिफरेंस होने के कारण के बारे में मैंने शुरू में आपको जिक्र किया। इसमें मूल कारण आपका है कि जो आपके स्थल हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की किरणें मिलेगी तो जल्दी से गर्म हो जाएंगे और वो जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं। और समुद्री जो क्षेत्र यानी जलीय क्षेत्र है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, इसकी खासियत अपनी होती है, ठीक है। तो उसके कारण से मतलब वायुदाब में काफी अंतर देखने को मिलता है, ये बड़ा कारण है। अक्सर आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध जो हमारा पड़ता है में, उसमें जल की अधिकता सबसे ज्यादा अधिकता है जल की, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है। तो हमेशा जो है दाब प्रवणता का अगर समानता में देखेंगे कि दाब प्रवणता कहाँ पर मतलब किस गोलार्ध में ज़्यादा बैलेंस बनाए रखती है, डिफरेंसेस कम मिलता है वायुदाब में, तो वह दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में वायु प्रवणता अधिक मिलेगी आपको, यहाँ पर बहुत सारी हवाएं चलती रहती हैं। और आप ये इसी का एक कारण है, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अधिकता न हो करके जलीय भागों की अधिकता है, तो जलीय भागों की अधिकता होने के कारण से वहाँ पर अस्थायी हवाएं चलती हैं, जैसे गरजता 40, चीखता 60, है ना, इस तरह से है, प्रचंड 50 और इस तरह की जो आपकी हवाएं हैं वो आगे चल के देखेंगे। तो वहाँ पर क्या ये हवाएं अस्थायी रूप से मिलती है, ठीक है। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री की जो मतलब जो अक्षांश है, यहाँ पर बहुत प्रचंड वेग से हवाएं चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रवणता बहुत अस्थायी रूप से मतलब स्टैब्लिश रहती है, तो वहाँ पर रेगुलर कंटिन्यूटी बनी रहती है हवाओं की चलने की। लेकिन यही चीज़ें उत्तरी गोलार्ध में नहीं देखने को मिलती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर स्थल और जल के मध्य में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इस कारण से प्रवणता में डिफरेंस मिलता है। दूसरी चीज़ है कि इन पर जो हमारे जो स्थलीय क्षेत्र हैं, इनमें आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इनका भी बड़ा रोल होता है। जब पर्वतीय क्षेत्र होंगे तो वो ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे, तो घाटियों में हवाओं की दिशा भी प्रवणता में डिफरेंस आ जाएगा, तो घाटी से समीर की तरफ और समीर से मतलब जो है जो समीर चलती है, हवाएं चलती हैं, वो घाटी से जो है पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी से घाटी की तरफ चलेंगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसी टॉपिक को अगर आप समझेंगे तो आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं, स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, तो दिन में क्यों डिफरेंस है, एडियाबैटिक प्रभाव वगैरह के बारे में आप लोग देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी हैं, अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक करके हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें हैं कि अगर पौने दोनों में स्थल और जल में असमानता के कारण से वायुदाब के क्रमबद्धता में अवरोध पड़ जाता है, जिससे पौने चलती हैं। वायुदाब पौनों में के संबंध में दो महत्वपूर्ण नियम ऐसे हमको स्पष्ट होते हैं। एक तो ऐसा है, एक नियम ये है जो
कहता है पवनें सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती, जो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज है कि पवन प्रवाह की गति जो है वायु दाब के अंतर की अधिकता पर निर्भर करती है, यानी कि जितना अधिक वायु दाब में डिफरेंसेस दो प्लेसों के मध्य में होगा उतनी ही तेज गति से हवा चलेगी। ये तो आपकी बात इसके बेस में था। इसके अलावा मैंने बताया कि जो आपको एक तथ्य है, ये एग्जाम में कभी पूछता है तो इसको आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इसमें क्या है कि समुद्र तल से जो है मैंने बताया अभी 10 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 MV जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, वायुदाब जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो समुद्र तल पर जो है कितना वायुदाब होता है वो चीजें मैंने बताई आपको। 1013.25 MV होता है, या पास्कल आप इसको कहिए। लेकिन उससे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कितना वायुदाब होता है, वहां पर 898.76 MV के करीब में होता है। ठीक है, कितना होता है, 898 MV लगभग करीब में। ठीक है, और समुद्र सी लेवल पर कितना होता है, वो होता है आपका 1013। ठीक है, यानी 1013 MV के करीब में होता है। और जैसे ही हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाएंगे, ठीक है, समुद्र सी लेवल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाएंगे तो 898 MV के करीब में हो जाता है, और 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 540 MV के करीब में हो जाता है। ठीक है, 540 MV के करीब में हो जाता है। मिली बार उसको कहिए या उसको कहिए पास्कल। ठीक है, इसके अलावा बेटा 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे लगभग 263 MV करीब में आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपका वायुदाब ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब हमारा घटता जाता है। ठीक है, पास्कल। ठीक है, अब इसके अलावा आपको देखना है, हम लोगों को जो बिंदु देखने हैं वो देखने हैं क्या कि क्या ये वायुदाब जो होता है क्या सिर्फ और सिर्फ तापमान पर ही निर्भर करता है। तो अगर तापमान पर ही निर्भर करता तो कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि मैंने जैसे भी आपको बताया कि तो सदैव क्या होता कि ध्रुवीय क्षेत्र से, दोनों ध्रुवों से हमेशा इक्वेटर की तरफ, जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इक्वेटर से लेकर के कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सूर्य की स्थिति हमेशा रहती है, तो ये हिस्सा हमेशा गर्म रहता है। तो यानी कि यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता तो हमेशा ध्रुवों से यहाँ की तरफ हवा चलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे तो ऐसा क्यों नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमेशा हवा, मैंने बताया ना, ध्रुव से इक्वेटर की तरफ चलनी चाहिए, भूमध्य रेखा की तरफ चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं, एक तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, घूर्णन गति करती है। और गति क्या होता है, गति करने से क्या होता है, पृथ्वी का ग्लोब को आप देखेंगे तो ग्लोब का जो सबसे ज्यादा परिधि वाला हिस्सा, सबसे ज्यादा परिधि का जो हिस्सा व्यास का, वो इक्वेटर का पड़ता है, भूमध्य रेखा के पास का। इसके बाद ध्रुव की तरफ, चाहे उत्तरी या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो हिस्से क्या होते हैं, उसकी परिधि जो होती है वो क्या हुई, उसका व्यास क्या होगा, घटता जाता है, कम होता चला जाता है। इसका मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो सबसे तेज गति से जो मूवमेंट करता है वो इक्वेटर के आसपास का हिस्सा करता है। इसके बाद इसी क्रम में आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बाकी हिस्से कम गति, तेज गति से मतलब जो है घूर्णन करते हैं। तो जब ये तेज गति से घूर्णन करते हैं तो इनका भी असर हवाओं पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इक्वेटर है, वो तेज गति से अगर घूमेगा, है ना, तेज गति से घूमेगा, वहां की जो हवाएं हैं वो क्या करेंगी, उसी स्पीड में आगे जाना चाहेंगी। लेकिन बाकी और दूसरे अक्षांश पर जो जाती है हवाएं, वो उतनी तेज गति से नहीं दोलन करता है, गति करता है, तो इस कारण से हवाएं या तो पीछे छूटेंगी या तो आगे जाएंगी। ठीक है, कुछ स्थिति ऐसी बनेगी। लेकिन अगर इक्वेटर से और कहीं की तरफ हवा जा रही है, तो इक्वेटर सबसे तेज चल रहा है, तो इसका मतलब वो हवा आगे बढ़ जाएगी उस वाले प्लेस पे, उस वाले प्लेस से आगे बढ़ेगी। ये सब आगे देखेंगे हम लोग, समझेंगे। तो वहां पर क्या होता है, वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान का ही अंतर नहीं होता है, बल्कि गति का, पृथ्वी की गति का, डायनेमिक स्पीड का भी या डायनेमिक फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप ये जान लीजिएगा कि तापमान का ही नहीं रोल है कि हाथ नहीं होता है, वरन डायनेमिक गति का भी बहुत असर होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति का भी असर होता है। तो दो कारण हैं हवाओं के चलने के। ठीक है, हवाओं के चलने के दो कारण हैं। पहला कारण आप लोगों को मैंने आपको बताया बेटा कि एक तापमान का असमान वितरण, धरा हमारे ग्लोब पर असमान वितरण है। दूसरा फैक्टर है पृथ्वी की घूर्णन गति। ये दो कारणों से क्या होती हैं, ये हमारी वायुदाब पेटियों का निर्धारण होता है। धरातल पर, पूरे ग्लोब पर 7 वायुदाब पेटियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो इनके जो मेन फैक्टर हैं, यानी कि दो कारक हैं,
मैंने बताया एक तो तापमान, दूसरा गति, तो दो कारकों के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है वायुदा उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदा पेटियों को दो बृहद समूहों में विभक्त किया गया है। एक तो तापजन्य वायुदा पेटी और दूसरा गतिजन्य वायुदा पेटी। तो तापजन्य के बारे में तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो दो बातें आप ध्यान रखिएगा। तापमान सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पर होगा? इक्वेटर के पास होगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो सबसे ज्यादा उधर उष्मा मिलती है। तो इक्वेटर वाला हिस्सा यानी कि उससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का हिस्सा ले लेंगे, ठीक है। वो सबसे ज्यादा गर्मी पर प्राप्त करने वाला हिस्सा होता है। इसके बाद जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो ध्रुव दूसरे हैं जहां पर सबसे मतलब जो है कम टेम्परेचर मिलता है। हम लोगों ने बताया था, अभी टॉपिक में देखा है कि अगर तापमान उच्च है तो वायुदाब निम्न होगा। ध्रुवों पर क्या होता है? तापमान सबसे कम होता है तो वायुदाब वहां पर उच्च होगा, ठीक है। तो दो हिस्से मिले, यानी ध्रुवीय क्षेत्र और इक्वेटर का हिस्से ये मिले। ये जो वायुदाब पेटियां मिलती हैं, दो मतलब आप इसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव करेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर लेते हैं तो 3 हो जाएंगे, मतलब 2 ये हो जाएंगे और एक इक्वेटर वाला हिस्सा। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? तापजन्य पेटियां जो हो जाएंगी वो 3 वायु तापजन्य पेटियां होंगी, यानी उत्तरी ध्रुवीय तापजन्य पेटी, दक्षिणी ध्रुवीय तापजन्य पेटी और उसके बाद इक्वेटर वाला। बाकी के जो 2 हिस्से मिलेंगे, 2 पेटियां मिलेंगी, वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये 2 आपकी वायुदाब पेटियां और भी मिलती हैं। ये दोनों वायुदाब पेटियां जो होती हैं वो आपकी बनेंगी, क्या होंगी? वो वायुदाब पेटियां आपकी गतिजन्य होंगी। तो धरातल पे कुल टोटल हमारे 7 वायुजन्य पेटियां पाई जाती हैं। एक तो इक्वेटर के पास में पाई जाती है, ठीक है। एक तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये 3 पेटियां हो गई। फिर उसके बाद 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में एक वायुदाब पेटियां यानी 2 हो गई है। फिर 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश तो 2 वायुदाब पेटियां हो गई, यानी कि कुल 4 वायुदाब पेटियां हो गई। तो 3 वायुदाब पेटियां हमारी क्या तापजन्य हो गई और 4 वायुदाब पेटियां हमारी गतिजन्य हो गई। यहाँ पर हमने देखा है कि तापजन्य वायुदाब पेटियां 3 हो गए और गतिजन्य हमारी वायुदाब पेटियां 4 हो गए। इस प्रकार ग्लोब पर कुल 7 वायुदाब पेटियां। अब हम लोग इसको देखते हैं कि वायुदाब पेटियां किस रूप में एक्चुअल में ये बन रही हैं आपकी, और वायुदाब पेटियों का क्या रोल होता है। देखा था कि वायुदाब पेटियों का जो आधार है वो 2 आधार है, एक तो ताप है, दूसरा गतिजन्य है, ठीक है। तो ताप और गतिजन्य के आधार पर वायुदाब पेटियों के क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि 3 जो पेटियां हैं वो तापजन्य हमारी हैं और 4 जो पेटियां हैं वो हमारी गतिजन्य है, ठीक है। गतिजन्य के बारे में ये हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखिए गतिजन्य का क्या मतलब है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो सबसे ज्यादा तेज गति से भूमध्य रेखीय क्षेत्र घूमता है, उसके बाद में इसी क्रम में घटता हुआ उसकी गति की स्पीड घटती हुई ध्रुवों की तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैब्लिश हवाएं जो होती हैं वो अगर किसी अपने मूल अक्षांश से किसी भी तरफ जाए, भूमध्य रेखा से अगर कोई है इक्वेटर के पास, ठीक है, इक्वेटर है ये आपका, भूमध्य रेखा के पास से ये हिस्सा क्या होता है वो स्कूलों में देखें। यहाँ पे हमने सारी पेटियों के बारे में जिक्र कर रखा है, अभी एक एक करके मैं आपको सब समझा दूँगा। ये इक्वेटर का हिस्सा होता है, ये क्या करता है सबसे तेज गति से घूमता है। फिर इसके बाद का हिस्सा ये होगा, फिर इसके बाद का ये हिस्सा, इसके बाद का ये हिस्सा। आप देखते होंगे कि कोई भी ग्लोब आप ले लेंगे, ठीक है, ग्लोब में देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिस्सा अगर उसको आप राउंड कराएंगे, घुमाएंगे, तो सबसे तेज गति से उसके बीच वाला हिस्सा ही घूमेगा। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो क्या करेंगी, यहाँ से अगर किसी भी तरफ जाएंगे, चाहे उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाए, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाए अगर हवाएं, तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, या यहाँ को हवाएं आए, मूल रूप से हवाएं यहाँ आती है क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, वो एक अलग विषय है। बस आप लॉजिक पे पहले बताइए आपको कि क्या होगी। यहाँ की स्पीड अगर है, अगर यहाँ से हवा चल रही है तो क्या होगी, अगर इधर को जाएगी या इधर को दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाएगी तो क्या करेगी, वो क्या करेगी कि मतलब वो जो मूल स्थान है उससे पीछे की तरफ जाएगी डेफिनेटली। यानी यहाँ से चल रही है हवा, वो क्या करेगी, सीधे न जा करके वो क्या अपने पीछे की तरफ छूट जाएगी, ठीक है। यही स्थिति यहाँ पर होगी। ये हिस्सा क्योंकि हमारी पृथ्वी जो गति करती है वो क्या पश्चिम से पूरब की तरफ करती है गति, ठीक है। और अगर यहाँ से कोई हवा चलेगी तो क्या करेगी, अगर इधर को आएगी तो क्या करेगी, अपने पीछे छूट जाएगी, मतलब इस स्थान पे पीछे छूट जाएगी, नहीं इधर की तरफ आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हवाएं मतलब जो है कुछ वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ
मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कहने का मतलब है गति के कारण से जो भी हमारी रोटेशन होती है पृथ्वी की, उसके आधार पर भी हमारे वायुदाब पेटियों का निर्धारण होता है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। और ये कोरियोलिस बल जो होता है इसी को ही हम विक्षेप बल कहते हैं। कोरियोलिस बल के कारण से ही हवाएं क्या होती हैं, अपने जो एग्जैक्ट गंतव्य तक जाना होता है जहां तक, वहां तक ना पहुंच करके विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मूल स्थान तक ना पहुंच करके वो विक्षेपित हो जाती हैं। यही उसी को हवाओं के जो विक्षेप हो जाता है, इसका जो कारण है वो कोरियोलिस बल है या विक्षेप बल है इसका, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं कि देखिए इसमें बताया था मैंने तापमान, तो एक तो जान लीजिए सूर्य की जो स्थिति बनती है बेटा वो क्या होती है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य में ही हमेशा सूर्य की स्थिति बनी रहती है। सूर्य जो हमारे हैं इन्हीं हिस्सों में रहते हैं। तो अधिकतम जो सूर्य जो गर्म कर पाते हैं इससे वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के हिस्से ऑलमोस्ट गर्म कर पाते हैं। तो ये होता है क्या, हमेशा अधिकतम तापमान पाने वाला हिस्सा। तो अधिकतम तापमान वाला हिस्सा बनेगा तो क्या करेगा, हवा जो सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं यानी उसकी गर्मी जो है सूर्य तक जब धरातल पे पड़ता है तो क्या करता है, वहाँ पे गर्मी का संचार होता है, ठीक है, संचालन होगा, फिर उसके बाद संवहन होगा। तो वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बनेगा, गर्म होकर के ऊपर उठेंगे तो क्या लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा बनता है सूर्य की स्थिति के कारण से कर्क और मकर रेखा के मध्य में की जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण से या उन हिस्से में गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण से, भूमध्य रेखा के पास सीधी किरणों के पड़ने के कारण से यहाँ पर का जो क्षेत्र बनता है वो लो प्रेशर जोन का क्षेत्र बनता है। तो बेटा जब लो प्रेशर जोन बनेगा उसके बाद का जो प्रेशर जोन बनेगा वो हाई प्रेशर जोन बनेगा, एचपी बनेगा। ये ऐसी क्रम में चलता रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, अभी आगे भी बताता हूँ आपको। फिर आगे का लो प्रेशर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। ये सेम क्रम यहाँ पर भी चलेगा, लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। ये बात आप क्या समझ रहे हैं, इसको समझिए। अब देखिए सूर्य का गर्मी सबसे ज्यादा यहाँ पड़ती है इक्वेटर के पास, तो ये, और सबसे कम सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करती है और अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री का झुकाव भी लिए हुए हैं, तो उसमें ये स्थिति बनती है कि ध्रुवीय क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधे कभी नहीं पहुँच पाती। तो इस नाते वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें न पहुँच पाने के कारण से, मैंने अभी आपको आगे के क्रम में पिछले क्रम में बताया था, उसमें हमको बताया था कि जहाँ तापमान का रिलेशन वायुदाब से बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ वायुदाब निम्न होगा, जहाँ तापमान कम है वहाँ वायुदाब उच्च होगा। ये क्रम यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर सूर्य की किरणें कम पहुँचती हैं, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जब कम पहुँचेंगी तो यानी कि वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। जैसे सूर्य की किरणें अधिक होगी तो प्रेशर कम होगा, सूर्य की किरणें कम पहुँचेंगी यानी सूर्य तक कम पहुँचेगा तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ये हाई प्रेशर का यानी ध्रुवीय क्षेत्र में 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो हिस्सा है वो हाई प्रेशर जोन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब हो गया और यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा पे गर्मी पड़ने के कारण से यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर जोन का होगा। तो ये आपके जो तीन बने, एक ये बन गया उत्तरी ध्रुव 80 से 90 डिग्री का क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव 80 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र बन रहा है आपका वायुदाब पेटी का जो क्षेत्र बन रहा है, ये उच्च वायुदाब पेटी का, ये उच्च वायुदाब पेटी का है। और विषुवत रेखा के पास का जो क्षेत्र है इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा है ये आपका डोल्ट्रम वाला क्षेत्र है। अब इसके बारे में और भी चर्चा हम करेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये लो प्रेशर का है। तो ये दोनों किसके कारण से, मतलब ये तीनों जो आपकी वायुदाब पेटियां बनी क्या हो गई, ये सूर्य तप के कारण से हो गई। बाकी मैंने बताया अभी आपको विक्षेप बल या कोरियोलिस बल के कारण से हवाएं चल रहे हैं। अब होता क्या है कि देखो जहां मैंने एक चीज और भी आपको कॉन्सेप्ट पिछला जो अभी आप लोगों ने पढ़ा उसमें देखा कि हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो इसका मतलब हवाएं क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है तो हवाएं कहाँ भी चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी जहाँ लो प्रेशर है आपका। और यहाँ पर भी देखिए हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, यानी हवाओं की जो चलने की दिशा होगी वो ये होगी। कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हवाएं ऐसे ही चलती हैं। अब ऐसे चलती हैं तो उसमें फिर क्या कारक बनता है कि हवाओं की दिशा परिवर्तन, यानी कि हमेशा क्या
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये समय हमेशा हर जगह होना चाहिए। हाई प्रेशर यहाँ पे, लो प्रेशर यानी हवा इधर चलनी चाहिए। ये पहले आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन होता क्या है वो फिर अभी हम लोग बात करते हैं। फिर लो प्रेशर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यानी इधर चलेगी। ये हवाओं की दिशा एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सेम यही चीज देखेंगे आप, लो प्रेशर यानी हाई प्रेशर से इधर से हवा आएगी। तरीका से आप लोग समझ जाओगे बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा और समझते हुए जाइए कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे क्या लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे हम। ये तो होना चाहिए हमेशा वायु के हवाओं के चलने की दिशा एक्चुअल में ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। हवाएं सीधी नहीं चलती है। प्रेशर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती तो है हमेशा। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा चलती है हवाएं हर जगह। देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है, मैंने एरो बनाया इसको नीचे की तरफ आपको, जहाँ पे प्रेशर लो है, फिर मैंने क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बनाई है, दिशा बनाई है। होता ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हवाओं में कुछ विक्षेप आ जाता है। इस विक्षेप के बारे में सर्वप्रथम फेरल महोदय ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि देखिए यहाँ पर है क्या, 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर की तरफ का जो हिस्सा पड़ता है ये उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा है दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। तो इसमें इन्होंने बताया था, फिर महोदय ने का नियम बताया कि हवाएं जो हैं ये अपने मार्ग से एक्चुअल में जो रास्ते से चलना चाहिए उसमें विक्षेप आ जाता है। इस विक्षेप का जो कारण है वो कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल विक्षेप बल का कार्य करता है। वो क्या करता है, हवाओं की दिशाओं को मोड़ देता है। एक्चुअल में जो सीधी हवाएं चलनी चाहिए वो सीधी, जैसे मैंने बताया, ये न चल करके विक्षेप हो जाता है। विक्षेप कैसे होता है अब आप इसको समझिए। पहले चीज देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और इसको आप समझने की भी कोशिश करिए। एक्चुअल में भी आप दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये ग्लोब है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। तो जब पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो ये हिस्सा सबसे तेज भागेगा, इसके बाद का हिस्सा कम तेज भागेगा, ये आपको सबको पता है। तो जब स्वाभाविक सी बात है, जब ये तेज हिस्सा भागेगा तो इस हिस्से की तरफ आ रही हवा जो होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, पीछे छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी। क्योंकि ये हिस्सा बहुत तेजी से घूम रहा है अपेक्षाकृत इस हिस्से के। ग्लोब में जैसे जैसे ऊंचाई पर किसी भी तरफ जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध की तरफ उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे, आप किसी भी तरफ जाएंगे तो वो उस प्लेस का जो है गति जो होगी वो स्लो होती चली जाएगी अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा के। तो क्या होती है, हवाएं पीछे छूट जाती हैं। पीछे छूट जाने का मतलब है कि हवाओं की दिशा जो है चलनी चाहिए हवा इस रूप में, लेकिन चलने लगती है हवा इस रूप में। ठीक है, तो एक कार्ड तो यहाँ से आपकी समझिए यही हवा ये भी है, तो इसके चलने की दिशा क्या होती है, ये विक्षेप का विक्षेप आ जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की गति है। इसी नियम को फेरल महोदय ने बताया क्या उन्होंने कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं जब, तो अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, विक्षेप होता है, तो हवाएं क्या होती हैं, अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा चलेगी कहीं से, ये ध्यान रहे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं हमेशा जब भी चलती है, बेटा ये आपको कौन सा दिमाग में हमेशा रख लेना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। तो उसमें फेरल महोदय ने क्या कहा कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, और इसमें इन्होंने बताया कि अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। यानी कि हाई प्रेशर का जोन है, इधर से इधर को हवा जब चलेगी तो दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी। यानी कि मैं आप ऐसे समझ लीजिए कि चल रही है हवा यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को चल रही तो मुड़ जाएगी इधर को दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी। यानी संपूर्ण हवाओं की दिशा जो हो जाएगी, तो चलने वाली हवा की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कंडीशन आपकी बनेगी। सेम यही स्थिति क्या बनेगी, हाई प्रेशर से, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, हाई प्रेशर से हमेशा किस तरफ को चलेगी, लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में उन्होंने बताया था कि अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने वाली हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, तो कहाँ अपने दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी, अपने बाएं की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, अपने बाएं की तरफ, यानी हवाओं की जो चलने की दिशा हो जाएगी
क्या हो जाएगी, ठीक है। यही हवाएं जो 30 से 35 डिग्री के मध्य से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यानी 0 से डिग्री अक्षांश की तरफ जो चल रही हैं और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की तरफ जो चल रही हैं हवाएं, ये हवाएं आपकी जो कहलाती हैं, यही हवाएं आपकी कहलाती हैं व्यापारिक, क्या व्यापारिक हवाएं। इसे ही ट्रेड विंड भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेड विंड भी कहेंगे। यही हवाएं आपकी पूर्वा हवाएं कहलाती हैं। कौन सी हवा कहलाती है, पूर्वा हवा, ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। अभी इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हवाएं क्या हो रही हैं, अपने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ। तो अब देखते हैं, देखिए बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये हाई प्रेशर का जोन है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी। क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में अपने किधर मुड़ेंगे, दाहिनी तरफ मुड़ेंगी, यानी हवाओं की चलने की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझ रहे होंगे आई होप। अब देखिए यहाँ पर क्या, फिर हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी हवाएं। तो यहाँ पर हवाओं की जो दिशा चलने की होगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ से जब चलेंगी इधर को चलेंगी, अपने दाहिने मुड़ जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, यानी हवाओं की चलने की दिशा से इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोग हवाओं की दिशा के संदर्भ में समझ गए होंगे कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किधर को मुड़ रही, हमेशा दाहिने मुड़ेंगी। कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, फिर राइट साइड में मुड़ जाएंगे, ठीक है, विक्षेप हो जाएगा। तो इस नाते ये हवाओं की जो दिशा है सीधे उत्तर से दक्षिण की तरफ ना हो करके उत्तर पूर्व से, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है, ठीक है। वही सेम कंडीशन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, अपने बाएं तरफ मुड़ जाएगी, यानी दक्षिण पूर्व से यहाँ पर उत्तर पश्चिम की तरफ हमारी चल रही है दिशा, ठीक है। आप हमेशा इस बात को समझिएगा, ये होता है आपका दिशा के बारे में संदर्भ में आप लिखेंगे। ये होता है आपका उत्तर, दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है। उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है आपका बेटा, ये पश्चिम। ये आपकी स्थिति बनती है। हवाएं को चलने की दिशा है ये ऐसे हो रही थी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में रहेंगी तो हवाएं इधर से इधर को चलती है, यानी कि आप कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, यहाँ से हवाएं चलने की दिशा ये हो जाएगी, तो इसको कहेंगे आप उत्तर पूर्व, ठीक है। चल रही है कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की चलने की दिशा हो जाती है। सेम यही कंडीशन आप यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिण गोलार्ध में क्या, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से लेकर के इधर को चलेंगे आपकी, इधर उत्तर पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर चलने की दिशा क्या होगी, दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम दिशा में आपकी चलने की दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपकी गति के बारे में यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर हाई प्रेशर से चलेंगी हवाएं, कहाँ को मिलेंगी, हमेशा किधर को चलती हैं, अपने किधर को मिलेंगे, लेफ्ट साइड को मिलेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का मुड़ने का मतलब ये हो गया आपको, ठीक है, इधर से हवा चल रही है तो अपने बाएं मुड़ जा रही है। सेम एक कंडीशन यहाँ पर है, ध्रुवीय क्षेत्र से जब आएगी तो हवा क्या हो जाएगी बेटा, अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी, बाएं तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि गोलार्ध आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। अब मुझे लगता है आप सभी लोग चलने की दिशा हवाओं की समझ चुके हैं, ठीक है। तो हवाओं की चलने की दिशा है, अब इसको ये तो हवाओं के आगे के चैप्टर में हम लोग अभी आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब इसको थोड़ा समझ लीजिए इन पेटियों का क्या नामकरण किया गया। चूंकि हम लोग वायुदाब पेटियां पढ़ रहे थे, मैंने इनको हवाओं के बारे में आपका रूप बता दिया, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हवाओं की दिशा क्या है, कैसे चल रही, क्यों बदल रहा है। आज आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या इनको वायुदाब पेटियों के नामकरण किए गए, उनको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो हमारा 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का जो वायुदाब पेटी का जो नाम है, उसको विषुवत रेखीय जो है निम्न वायुदाब पेटी के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे लिखा है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। फिर इसके बाद हम उत्तरी गोलार्ध की पहले चर्चा कर लेते हैं। ये जो 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की जो पेटी है, इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद बेटा 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये जो है काफी ठंडा वाला क्षेत्र है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र से कुछ कम ठंडा है, लेकिन काफी ठंडा क्षेत्र है, तो इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। इसको
उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, और फिर वहीं पे ही हम ध्रुवीय क्षेत्र में चले जाएंगे। तो मैंने बताया था उच्च वायुदाब पेटी को ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है, इसको तो आपको पता ही है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, दोनों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी होगी, ठीक है। उसके बाद विषुवत देखिए तो कॉमन होता है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, तो निम्न वायुदाब पेटी होता है। उसके बाद जब दक्षिण में आप 30 से 35 आएंगे बेटा, इसको भी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो है 60 से 65 डिग्री के क्षेत्र की जो पेटी पाई जाती है, ये कुल टोटल हमारी 7 पेटियां हो गई। तो इनमें से आप लोगों को मैंने बताया था ये वाली पेटी और ये वाली पेटी, ये 3 पेटियां आपकी जो है किससे रिलेटेड हो गई, आपकी ताप से हो गई। और बाकी आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि किस पेटी का क्या नामकरण है, तो ठीक है, एक को आप ध्यान 60 से 65 को ध्यान रखिएगा, उपध्रुवी लगा दीजिएगा, उसमें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में मिलती है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास वायुदाब पेटियों का जो निर्धारण है वो ये हो गया। हवाओं के चलने की दिशा ये संदर्भित हम लोगों के बारे में इसमें होगा। इसके बाद के जो बिंदु हम लोगों के बनते हैं वो हम लोगों के काफी महत्वपूर्ण बिंदु है कि हवाएं जो चलती हैं वो हवाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम कुछ आप लोगों को जिक्र तो कर ले, थोड़ा सा बात बता दें हम लोगों को हवाओं के बारे में। देखिए इन हवाओं के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो ये जो संपूर्ण हवाएं हैं, यानी कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के जो क्षेत्र हैं, ये हमारी जो हवाएं कहलाती हैं, ये पूर्वा हवा कहलाएंगी। पूर्वा या ट्रेडविंड मैंने बताया आपको, व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। और इन हवाओं की यानी कि 30 से 35 डिग्री से लेकर के 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य की जो ये हवाएं, यानी ये वाला जो क्षेत्र आपका बन रहा है, ये आपका पछुआ हवाओं का क्षेत्र कहलाता है। पछुआ हवाओं का क्षेत्र सेम ही कंडीशन आप इधर की तरफ में आ जाएंगे तो यहाँ पर का जो हिस्सा आपका आएगा वो भी आपका पछुआ हवाओं का क्षेत्र कहलाएगा, पछुआ, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, ध्रुवीय हवाओं का क्षेत्र क्या, ध्रुवीय हवाएं, यहाँ पर भी होगा ध्रुवीय हवाएं। तो ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरीके से, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में चलने वाली हवाएं व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स या पूर्वा हवाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हवाएं सन्मार्गी होती हैं हमेशा, एक अनार, ये सभी हवाएं जो आपके यहाँ पे हवाएं दिख रही हैं ये सभी सन्मार्गी हवाएं हैं। कुछ विशेष कंडीशन विपरीत स्थितियां होने के कारण से, मतलब स्थल की अधिकता, जल की अधिकता, यानी कि डिफरेंसेस, स्थल और जल के डिफरेंसेस के कारण से कुछ हवाओं के रूप बदलते हैं, लेकिन बाकी का जो स्ट्रक्चर है यही अस्थायी या सन्मार्गी पौने हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो व्यापारिक हवाएं होती हैं। उसी तरह से 30 से 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आप 30 से 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण के मध्य चलने वाली हवाएं जो हैं वो क्या होती है, पछुआ हवाएं कहलाती हैं, ठीक है, पछुआ हवाएं कहलाती हैं। और उसके बाद यानी कि लगभग करीब 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री कहिए, या कहिए कि हवा आ रही है ध्रुवीय क्षेत्र से तो 80 डिग्री से, ठीक है, 90 से 80 डिग्री के मध्य, यानी कि कहीं ध्रुवीय क्षेत्र से, पोलर से, पोल से 60 से 65 डिग्री, 65 डिग्री के मध्य जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो क्या, ध्रुवीय हवाएं कहलाती हैं, ठीक है। यही सेम कंडीशन आपका दक्षिण की तरफ भी होगा, यानी ध्रुवीय क्षेत्र से 60 से 65 डिग्री के क्षेत्र की तरफ चलने वाली हवाएं ध्रुवीय हवाएं कहलाएंगी। तो दो चीजें आपको पता चली, इसमें से 3 बातें आपको पता चली। पूरे ग्लोब में मूल रूप से अस्थायी रूप से चलने वाली पौनों के जो पौने हैं वो 3 ही पौने हैं अस्थायी रूप से जो चलती है। एक कौन सी है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चल रही है, 30 से 35 डिग्री से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा की तरफ जो चल रही है वो आपकी क्या हो गई, पूर्वा हवा हो गई या व्यापारिक हवा हो गई, ठीक है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से 60 से 65 डिग्री या 60 डिग्री आप कहिए के मध्य चलने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाएंगी। और 80 डिग्री से 60 से 65 डिग्री को आने वाली हवाएं दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय हवाएं। तो ये 3 तरह की हवाएं हैं
जो अस्थायी हैं। अब इसके अलावा हम लोग हवाओं के बारे में और डिटेल अगले वीडियोस में देखेंगे, अन्यथा हम लोगों का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इन हवाओं के संदर्भ में आई थिंक काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। तो पूर्वा हवा, पछुआ हवा और ध्रुवीय हवा, ये 3 तरह का है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कितने कितने सेल्स हैं आपको हैं, वायुदाब पेटियाँ कितनी कितनी हैं, टोटल आप लोगों ने देखी 7 वायुदाब पेटियाँ होंगी। आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको एंजॉय करिए। और आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे बेटा कि कौन कौन सी हवाएं कहाँ चलती हैं। अस्थायी हवाएं, जो संमार्गी हवाएं हैं, उनके बारे में आज आप लोगों ने देखा। हवाएं 3 प्रकार की होती हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चल कर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप